नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां महानायक वीर चंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो वहीं आपको बता दें कि पेशावर कांड के महानायक वो थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि वो साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी, ऐसा भी सीएम ने कहा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के डोब श्रीकोट गांव पहुंचकर अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है और टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जिन भी लोगों की भूमिका संदेह के दायरे में है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और हत्याकांड के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। तो खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के डोब श्रीकोट गांव पहुंचकर अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि अंकिता के परिजनों ने लगातार ये मांग उठाई थी कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। तो वहीं सीएम धामी ने भी उनको यह आश्वासन दिया है कि अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और साथ ही साथ सीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है और टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जिन भी लोगों की भूमिका संदेह के दायरे में आएगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और हत्याकांड के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां सीएम धामी ने डोब श्रीकोट गांव पहुंचकर अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही साथ उनको ये भरोसा भी दिलाया कि इस पूरे मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक की। बैठक में अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और बचे हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियो29 की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन हर व्यक्ति तक पेयजल पहुंचाना है। नैनीताल जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ की 510 पेयजल योजनाएं चल रही हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक नैनीताल जिले की 1279 स्कूल और 969 आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल किल्लत दूर हो गई है। तो हल्द्वानी से यह खबर आपको बता रही, जहां जल जीवन मिशन की बैठक की गई, तो वहीं राज्य पर्यटन मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक की और बैठक में अधिकारियों से सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने और बचे हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन हर व्यक्ति तक पेयजल पहुंचाना है। नैनीताल जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ की 510 पेयजल योजनाएं चल रही हैं और अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक नैनीताल जिले की 1279 स्कूल और
969 आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल किल्लत दूर हो गई है। 132 घरों में पेयजल पे पहुंच गए सर। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है, लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन। क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, गुरविंदर सिंह चंडोक मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष विकास सक्सेना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूरे उधम सिंह नगर में चल रही योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो काशीपुर से खबर आपको बता रहे, जहां विधायक त्रिलोक सिंह के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं वन विकास के अध्यक्ष समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, गुरविंदर सिंह चंडोक भी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष विकास सक्सेना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूरे उधम सिंह नगर में चल रही योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो काशीपुर से खबर आपको बता रहे, जहां विधायक त्रिलोक सिंह के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, गुरविंदर सिंह चंडोक भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष विकास सक्सेना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आगामी 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूरे उधम सिंह नगर में चल रही योजनाओं के शिलान्यास करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि काशीपुर से खबर है, जहां विधायक त्रिलोक सिंह के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया। आज प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक माननीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, और जिन्होंने एक इतिहास रचने में अपना योगदान दिया, ऐसे आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, प्रदेश मंत्री चंडोक जी, लोकसभा के मीडिया प्रभारी लवी सहगल जी और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। मंत्री जी का विधायक जी के नाम एक पत्र है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप काशीपुर की 8 बड़ी मांगे, आपके 8 बड़े जो काम हों, जरूरी हों, आवश्यक हों, जो रुके हुए हों, जिसको आप ये समझते हैं होने चाहिए लेकिन रुके हुए, उनकी लिस्ट बनाकर, डिटेल बना करके और उसे उपलब्ध करा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 ईरा है, एक मोदी जी से पहले का ईरा, 2014 से पहले का ईरा, और एक 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद का ईरा। तो उन दोनों में फर्क है, हर आदमी नोटिस कर रहा है कि फर्क आया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अल्मोड़ा जिले का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। पहाड़ में परिवहन को सुगम बनाने के लिए कुमाऊं व गढ़वाल में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर 4 धाम यात्रा रूट के साथ ही अन्य सड़कों में दुर्घटना स्थलों का चिन्हीकरण किया है। इन जगहों पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंडलों में खुलने जा रहे ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों में वाहन चालकों को विशेष जानकारी दी जाएगी। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां कैबिनेट मंत्री अल्मोड़ा दौरे पर रहे, तो वहीं उन्होंने सड़क सुरक्षा पर बयान देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही आपको बता दें कि
उन्होंने ये भी कहा कि सड़क सुरक्षा को देखते हुए पहाड़ में परिवहन को सुगम बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर चारधाम यात्रा रूट के साथ ही अन्य सड़कों में दुर्घटना स्थलों का चिन्हीकरण किया है और इन जगहों पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंडलों में खुलने जा रहे ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों में वाहन चालकों को विशेष जानकारी दी जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री अल्मोड़ा दौरे पर रहे। वहीं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होगी। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में स्थापना की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर चारधाम यात्रा रूट के साथ ही अन्य सड़कों में दुर्घटना स्थलों का चिन्हीकरण किया है और इन जगहों पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंडलों में खुलने जा रहे ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों में वाहन चालकों को विशेष जानकारी दी जाएगी। और भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड सेफ्टी के लिए एडवाइजरी जारी की है और हमने रोड सेफ्टी के लिए हमने अलग अलग बजट भी जारी किया है। हमने ब्लैक स्पॉटों का हमने चिन्हीकरण किया है। चारधाम यात्रा सहित जहां जहां भी दुर्घटना स्थल हैं वहां पर सीसी कैमरे लगाने की हमने बात की है। उसके किनारे डिवाइडर लगाने की बात की है। एक स्पेशल कोर्स भी हमने किया है। प्रदेश सरकार देश की हमारी ये पहली प्राथमिकता है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में नियुक्तियों पर धांधली का आरोप लगाया है। गोपाल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में हुए कई पदों में भर्तियां बिना दैनिक समाचार पत्रों विज्ञापन निकाल ही कर दी है। वहीं गोपाल भट्ट ने विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों पर अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश महासचिव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा और साथ ही साथ उनकी चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा में एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में नियुक्तियों पर धांधली का आरोप लगाया है। गोपाल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और उनका यह भी आरोप है कि विश्वविद्यालय में हुए कई पदों में भर्तियां बिना दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर ही कर दी गई है। वहीं गोपाल भट्ट ने विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों पर अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्ति देने का आरोप भी लगाया है। सबसे पहले तो हम डिमांड करते हैं, जब से विश्वविद्यालय बना, जो यहाँ पर लगातार जो नियुक्तियां हो रही है वो चाहे किसी में भी, हम सबसे पहले तो चयन प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं। चयन प्रक्रिया में इनके द्वारा किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र और किसी पोर्टल को नहीं दिया गया, तो उसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग नहीं कर पाए जो पात्र लोग थे हमारे शहर में या अन्य जगहों के। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ही वही है। और उसके बाद हमने इनसे सूचना ली और सूचना में इन्होंने कई तथ्य हमसे छुपाए, तो उन तथ्यों को लेकर हमने प्रथम अपीली अधिकारी को फिर सूचना लाई। जो आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं वो सीधा उससे ये लगता है कि विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्तर पर या परिषद स्तर पर की गई हैं वो नितांत अस्थायी हैं और जितनी भी अतिथि व्याख्याताओं की जो हमारे द्वारा भर्ती की गई है वो पूरे नियमानुसार की गई है। यूजीसी के नियमों का उसमें पूरा अनुपालन किया गया है। सरकार के जो नियम है उनका हमने पूरा उसमें। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने साहिया में आई आपदा से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात कर विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरसात की वजह से बहुत तबाही हुई है, जिससे ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा भूमि और फसल भी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि वो इस समय को लेकर जल्द ही समस्या को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और प्रभावित परिवारों को राहत दिलवाएंगे।
रामशरण नौटियाल का साहिया दौरा रहा। वहीं उन्होंने आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को इससे राहत दिलाने का आश्वासन भी दिया। तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल ने साहिया में आई आपदा से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात कर विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बरसात की वजह से बहुत तबाही हुई है, जिससे ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा भूमि और फसल भी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि वो इस समस्या को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री सिंह से बातचीत करेंगे और प्रभावित परिवारों को राहत दिलवाएंगे। पहली बार जो है इन दोनों ये है कि 4 दिन से वहाँ ये दो नदियां हैं, एक कुतनूर नदी है, एक अमला नदी है। दोनों ही नदियों का स्रोत तो है चबोता के आउटसाइड से और ये समाप्त होती है। कुतनूर नदी जो है ये मिलती है जमुना जी से डामठा के पास और ये जो अमला नदी है ये भी जमुना जी से ही मिलती है कालसी रोहाड़ा। तो ये दोनों नदियों ने बहुत तबाही दोनों साइड मचाई है। ऐसा नहीं कि कोई फसलों का नुकसान हुआ, वो खेती उड़ा के ले गई। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में इन दिनों रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। जिला अल्मोड़ा में अनेक जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में होने वाली रामलीला मंचन का इतिहास काफी पुराना है और यहां होने वाली रामलीला भारतीय संस्कृति के रागों पर आधारित होती है, जिसके मंचन के लिए रामलीला कलाकार महीनों पहले से मेहनत करते हैं। रामलीला का मंचन कर रहे रामलीला संचालकों का कहना है कि सरकार को भी इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो अल्मोड़ा से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां जिले में रामलीला की धूम देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर सांस्कृतिक विरासत को बचाने की पहल यहां पर की जा रही है। तो वहीं सरकार से संरक्षण देने की मांग भी की गई है। तो अल्मोड़ा में रामलीला की धूम देखने को मिल रही है। जिला अल्मोड़ा में अनेक जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और आपको बता दें कि अल्मोड़ा में होने वाली रामलीला मंचन का इतिहास काफी पुराना है और यहां होने वाली रामलीला भारतीय संस्कृति के रागों पर आधारित होती है, जिसके मंचन के लिए रामलीला कलाकार महीनों पहले से मेहनत करते हैं। रामलीला का मंचन कर रहे रामलीला संचालकों का कहना है कि सरकार को भी इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। परिवर्तन कुछ नहीं है, तब भी ऐसी रामलीलाएं थी, राग बिहाग जय जयवंती दोहा चौपाई, तब भी यही सब कुछ था। थोड़ा सा समय के हिसाब से मॉडिफाई हुई हैं, राधेश्याम आए हैं, डायलॉग आए हैं, लेकिन रामलीलाएं वही अपनी पुरानी परंपराओं पे आज भी बदस्तूर वही गायन होता है, हर वर्ष वही गायन होता है और उत्साहपूर्वक दर्शक उसे सुनने और देखने आते हैं। रामलीला होती थी, कहते हैं कि छिलकों से वहाँ रामलीला हुई, जमीन में बैठ के जमीन में स्टेज बनता था तो वहीं पर हारमोनियम वाले हारमोनियम बैठ के रामलीला करते थे। अल्मोड़ा में उस समय क्योंकि रामलीला होती बहुत भीड़ रहती थी। वही रामलीला बाद में नंदा देवी में आई, तो आज से करीब 125 लगभग 125 साल उसको होते हैं। देखिए, जो हमने जो रामलीला की थी पांडेकला से शुरुआत की थी और 8 साल की उम्र से मैंने पाठ खेलना शुरू किया। तो तब हमारे पास रामलीला में जो रामलीला होती थी उसमें संसाधन की बहुत कमियां थी। तो हमने इस तरह से रामलीला किया कि पैसे का अभाव था, लाइटिंग का अभाव था, कपड़ों का अभाव था। तो इस तरह से हम रामलीला शुरू करके, लेकिन उस समय हमारे कलाकार भी अच्छे हुआ करते थे और उन्हीं से हमने सीखा ये सब कुछ। जो भी आज हम पाठ खेलते हैं, मैंने शत्रुघ्न से लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और मैं जो महिला पात्र वो भी खेल रखे हैं, वो भी पाठ मैंने। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को बढ़ाने का काम किया है। बढ़ते मामलों को लेकर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव से लेकर देहरादून के डीएम लगातार विभागीय बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक में सिर्फ बातें ही सिमट कर रह गई। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी सुभाष जोशी ने कहा कि मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जो मामले डेंगू के थे उनसे इस बार मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में लगातार फॉगिंग की जा रही है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां डेंगू का कहर लगातार जारी है।
जिले में डेंगू के केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। कई दौरों की बैठक भी इसके लिए की जा रही है, लेकिन मामलों में इजाफा बावजूद इसके देखने को मिल रहा है। अधिकांश रोगी सब स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। आशा वर्कर क्षेत्र में भ्रमण कर निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। नगर निगम के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लगातार निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है लगातार, और जैसे ही डेंगू का केस आता है उस क्षेत्र में अविलंब उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 10 लाख कीमत की चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से नशा तस्करी की रोकथाम के लिए गठित की गई एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स टीम ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए नशा तस्कर मुकेश कुमार उर्फ गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले के सभी थानों और कोतवाली प्रभारियों को नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। रुद्रपुर से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से चरस बरामद किया गया है। ये लगातार नशे के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है, जिसमें दो तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक तो जहां पर भी नशे की ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है वहां जागरूकता अभियान हम लोगों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, और साथ में जो भी अवैध कारोबार करते हैं नशे का उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो इसी क्रम में एक मुकेश और गौतम जो कि बरी के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया और इनसे बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई है। लगभग 1 किलो 130 ग्राम चरस बरामद हुई है, और इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं कि जहां से लाए थे वो भी हमें जानकारी उस संबंध में भी प्राप्त हुई। जसपुर के खंड विकास सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये बैठक किसानों और राइस मिलरों के बीच की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने की। राइस मिलरों के बीच हुई इस बैठक में 20 धान खरीद कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे में किए जाने की भी बात कही गई। तो जसपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान और प्रशासन के बीच बैठक हुई, तो वहीं 20 धान खरीद कॉल सेंटर खोलने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। खरीदेंगे, मानक के अनुसार खरीदेंगे। हर काश्तकार को कोऑपरेट करना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे, और 72 घंटे के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है उसके तहत हम उनको पेमेंट करेंगे। किसानों का तैयार हो गया है धान खरीद के लिए। ये आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें किसान, राइस मिलर और अधिकारी थे। सभी जो सहकारी समितियों के अन्य खाद्य विभाग के सभी अधिकारी थे। तो इसमें ये 20 सेंटर लगेंगे हमारे जो जसपुर क्षेत्र में, और कच्चे आड़तियों की मार्फत 30 राइस मिलों का रजिस्ट्रेशन हो गया, और होएगा तो 500 कुंटल प्रति कांटे पे रोज पर डे का तुलेगा, और 500 कुंटल जो कच्चे आड़ती हैं वो खरीदेंगे। रोज की खरीदारी तय होगी। सभागार में बैठक आयोजित की गई है, वो आगामी धान खरीद 22-23 के संबंध में चर्चा थी, जो कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संपादित की गई, जिसमें राइस मिलर्स एसोसिएशन, किसान यूनियन के पदाधिकारी, समस्त केंद्र प्रभारी ने प्रतिभाग किया। मंडी चेयरमैन, मंडी उपाध्यक्ष, मंडी सचिव इत्यादि लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें ये भविष्य में धान खरीद किस तरह से होगी इसके संबंध में परिचर्चा की। दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगाली समाज के महिलाओं की ओर से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां देवी का पर्व चल रहा है और मां से प्रार्थना करते हैं कि महिलाओं के प्रति जो भी पुरुष कुदृष्टि रखता है ऐसे पुरुषों को धरती में जन्म ना दें।
अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि के माध्यम से हमने शोक जताया कि हमारे देश में ऐसे दुर्घटित इस दुरुपयोग से जो बेटी को मारा गया है इसी तरह ना मारा जाए, क्योंकि इस नवरात्रि के पावन बेला पर हम माँ के पूजा करते हैं और एक तरफ माँ के हत्या होता है। इससे तो बड़ा जघन्य अपराध है। जो भी इस अपराध को किए है लेकिन उसके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बड़ी दुख की विषय है कि हमारे ही देश की बेटी को इस तरीके से, हमारे ही देश के नौजवान इस तरीके से हत्या की गई है। इसके लिए मैं बड़ी दुख की विषय है कि हमारे ही देश की बेटी को इस तरीके से, हमारे ही देश के नौजवान इस तरीके से हत्या की गई है। इसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ और मैं सरकार को। दिनेशपुर नगर क्षेत्र में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को 7 दिन का समय देकर नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान प्रशासन ने संयुक्त टीम और व्यापार मंडल के लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई और इस दौरान नगर पंचायत के बड़े बाबू निर्मल पांडे ने कहा कि किसी भी सूरत में नगर क्षेत्र में बनी नालियों से पार अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में जो है अतिक्रमण की समस्या का निवारण के लिए जो है हम अभी इस समय सूचना पूर्वक दे रहे हैं जो है सारे व्यापारियों को, जिन की जो है दुकानों के बाहर सामान लगे हुए हैं, जिस कारण से जो है रास्ते में जो है भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। अभी यहाँ पे जो है कुछ समय में यहाँ पे मेले का भी आयोजन होना है तो बहुत अत्यधिक भीड़ होगी। तो दिनेशपुर से खबर आपको बता रहे, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया, तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान व्यापारी और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7 दिन का समय देकर नोटिस भी जारी किया गया है। तो दिनेशपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां 7 दिन का समय देकर नोटिस जारी किया गया है। दुकानदार प्रशासन के बीच इस दौरान नोकझोंक भी हुई है। तो प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अतिक्रमण हटाया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।